अच्छा जी, अब जैसे कि हम लोग ने अर्ली लीडरशिप थ्योरीज की बात की, जिसके अंदर आइसोलेटेड लीडरशिप ट्रेट्स को देखा जा रहा था कि भाई लीडर नॉन लीडर से कैसे डिफरेंट होता है। इसी तरीके से अर्ली थ्योरीज के फेज के बाद हमारे पास बिहेवियरल थ्योरीज का एक फेज आया कि जिसके अंदर सर्टेन स्टडीज की गई लीडरशिप स्टाइल्स को इवेलुएट करने के लिए कि लीडर के बिहेवियर किस किस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें अगर हम सबसे पहले जो बात करें वो हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा स्टडीज की। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा स्टडीज जो है उसके अंदर तीन तरह के लीडरशिप स्टाइल्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया और बताया गया कि एक लीडर जो है वो मतलब किस किस तरह के स्टाइल्स को फॉलो कर रहा होता है वाइल इन अ प्रोसेस ऑफ बीइंग लीडर या लीडरशिप के प्रोसेस पे। तो सबसे पहला स्टाइल हमारे पास लिखा हुआ है, दैट इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ठीक है ना, व्हाट इज ऑटोक्रेटिक स्टाइल? A leader who dictates work method, makes unilateral decisions and limit employee participation. अब यूनिलेटरल डिसीजंस का क्या मतलब हुआ और लिमिटेड पार्टिसिपेशन का क्या मतलब हुआ? देखें, ऑटोक्रेटिक स्टाइल का मतलब ये है कि एक लीडर जो है वो अपने ही लेवल पे फैसले कर रहा है, अपने ही लेवल पे जो है वो चीज़ों को कंपोज करके आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि आपने क्या काम करना है। ठीक है, आपको आपका जो है वो पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आपका इनपुट आपके फीडबैक की इतनी ज़्यादा जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। जो लीडर है वो अपनी जो उन्होंने बात की है आपसे उसी को आपने फॉलो करना है जस्ट। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है। सेंट्रलाइज का जो हमने इतने अपने क्लासेस में पढ़ा है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी का मतलब कि टॉप लेवल पे ही डिसीजन मेकिंग हो रही है। ठीक है, लो पार्टिसिपेशन यानी एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन को लिमिट किया गया, तो इसे हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ठीक है, यूनिलेटरल का वर्ड आया था, यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है? आपने ये यकीनन अल्फाज सुने होंगे, बायलैटरल एंड यूनिलेटरल। तो यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड, यानी जो वन साइडेड कम्युनिकेशन हो रही है, एक शख्स खुद आपसे कम्युनिकेट कर रहा है एंड ही इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन इट, ही इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक ऑन इट। जो वो कहा जा रहा है आपको वो ओबे करना है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है जो बड़े ही हमारे सेंसिटिव इदारे हैं जो मुल्क की डिफेंस के लिए काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आर्मी, उसके अंदर जो कमांड टॉप लेवल से आती है, जो मेजर या जो लेफ्टिनेंट साहब दे रहे होते हैं, यू हैव टू ओबे दैट एंड यू हैव टू जस्ट डू एज हैज बीन सेड टू यू। आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक रिक्वायर्ड नहीं होता क्योंकि मामला बहुत क्रिटिकल होता है, क्रिटिकलिटी होती है। तो वहां पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि जैसा कहा जा रहा है एग्जैक्टली वैसा करना है, दैट्स इट। तो इसे कहते हैं हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल। ठीक है, देन वी आर हैविंग डेमोक्रेटिक स्टाइल। डेमोक्रेटिक स्टाइल क्या होता है? जिसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन की जा रही होती है, यानी अ लीडर पार्टिसिपेट्स और आस्क हिज एम्प्लॉय या फॉलोअर्स फॉलोअर्स के दे शुड गिव देयर फीडबैक। एम्प्लॉय को जो है वो इजाजत दी जा रही होती है कि वो भी फैसलों में जो भी डिसीजंस हो रहे हैं, फैसले हो रहे हैं, उसके अंदर अपने पार्टिसिपेशन करे, डिस्कशन करे। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, हाई पार्टिसिपेशन होती है और फीडबैक दिया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये वाली जो स्ट्रेटजी आपको बहुत सारी जगहों पे नजर आएगी यूज होते हुए, जिसके अंदर बेस्ट एग्जांपल आपके हमारे पास गूगल भी है कि जिसके अंदर एम्प्लॉयज भी जो बहुत ही अच्छा फीडबैक दे रहे होते हैं, मतलब पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज की तरफ से की जा रही होती है। और यही बायलैटरल होता है, यानी एक जो डिसीजंस आपको टॉप मैनेजमेंट दे रही है उसमें आप भी अपना वैल्यूएबल इनपुट दे सकते हैं और टू वे तरीके से काम आगे बढ़ रहा होता है। देन वी आर हैविंग द लास्ट स्टाइल यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा स्टडीज का। अच्छा जी, तो लास्ट स्टाइल इज लेजर फेयर स्टाइल। अब ये वाला कौन सा स्टाइल होता है? दिस इज द स्टाइल जहाँ पे लीडर जो है ही गिव्स द कंप्लीट अथॉरिटी टू कंप्लीट द वर्क, या जो भी टास्क आपको दिया गया है उसकी कंप्लीट अथॉरिटी एम्प्लॉयज को ही दी जा रही होती है और बहुत ही मिनिमल जो इन्फ्लुएंस होता है वो लीडर का होता है। देखिए, ये स्टाइल वहाँ पे एप्लीकेबल है, ये स्टाइल की सिग्निफिकेंस वहाँ पे होती है जहाँ पे आपकी जो वर्क फोर्स है, जो आपके एम्प्लॉयज है, वो बहुत स्मार्ट है या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है उनके पास। तो वहाँ पे ऐसा स्टाइल जो है वो चल जाता है कि आप जो लीडर है वो कंप्लीट अथॉरिटी दे देता है, कंप्लीट तरीके से कहता है कि जिस स्टाइल में काम करना चाहो वो करो। आई नीड दिस वर्क टू बी कम्प्लीटेड बाय दिस, यानी डेडलाइन दे दी जाती है आपको। और ये स्टाइल होता है। अच्छा जी, ये स्टाइल आपको अमूमन छोटी कंपनीज में एप्लीकेबल होता हुआ नजर आता है, जहाँ पे जो कम वर्क फोर्स है और स्मार्ट लोग काम कर रहे हैं, काफी नॉलेजेबल, तो उनको आपको इतनी डायरेक्शंस नहीं देनी होती। दूसरी बात ये कि कंपनी छोटी होती है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं होता, कम होता है कि आप ऐसा स्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं। आप ऐसा स्टाइल किसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में नहीं लगा सकते जहाँ पे स्टेक इन्वॉल्व है, जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, कैपिटल है, सारी चीजें हैं। तो आप ऐसी सिचुएशंस में तो ऑब्वियसली मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं और उन चीज़ों की तरफ जाते हैं जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन ज़्यादा होती है कि सबको पता होता है किसने क्या काम करना है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जो थोड़ी ऑर्गेनिक हो या उसमें चैलेंजेस तेजी से आ रहे हो, वहाँ पे लेजर फेयर स्टाइल
यूज किया जा रहा होता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम स्टडी की बात करें जो कि ओहियो स्टेट में की गई है, तो उसके अंदर हमारे पास दो बहुत ही इम्पोर्टेंट बिहेवियर डायमेंशंस लीडर की आइडेंटिफाइड हुई हैं। आइडेंटिफाई करके हमें बताया गया कि भाई ये दो डायमेंशंस जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हैं एक लीडर की, जिसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उसके फॉलोअर्स पे। तो नंबर वन जो डायमेंशन है दैट इज इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये कि एक लीडर किस तरीके से लोगों को उसका काम असाइन करता है, उसको ये बता रहा होता है कि किसने क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, क्या चीज किसके काम का पार्ट बनती है, उसे कहा जाता है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, टू क्लियरली आइडेंटिफाई दैट व्हाट हैज टू बी डन एंड हु हैज टू डू इट। ठीक है। दूसरा जो पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज कंसिडरेशन। नाउ व्हाट डज कंसिडरेशन मीन? इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन को अगर मैं आपके साथ मतलब इसको एक्सप्लेन करूँ तो इट्स द एक्सटेंट टू व्हिच अ लीडर हैड वर्क relationships characterized by mutual trust, respect for group members, ideas and feelings. इसका मतलब ये हुआ कि एक लीडर किस तरीके से अगले बंदे की प्रॉब्लम समझता है, ट्रस्ट के एलिमेंट, उसकी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके वर्क प्लेस के मसले, एक एम्प्लॉय को जिस जिस तरह के मसलों का सामना करना पड़ रहा होता है, उन सब चीज़ों को डील करने वाला जो फैक्टर या जो बिहेवियर होता है एक लीडर का, उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। ठीक है। यानी कि जो जो भी लीडर हाई होगा कंसिडरेशन वाली एलिमेंट में, वो हेल्प करेगा अपने ग्रुप मेंबर्स को, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स को डील करेगा, फ्रेंडली होगा, अप्रोचेबल होगा, ही मस्ट बी ट्रीटिंग ऑल ऑफ द ग्रुप मेंबर्स विद इक्वालिटी एंड ही विल शो द कंसर्न। ठीक है। इन अ वेरी फ्रेंडशिप स्टाइल, वेरी फ्रेंडली स्टाइल, के अगले बंदे के आपके आप हैं वो मसले हल करवा रहे होंगे। तो कहा ये गया इसकी एक नटशेल में अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ इस स्टडी को, तो ये चीज सामने आई कि वो लीडर जो कि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में भी हाई हो और कंसिडरेशन में भी हाई हो, यानी हाई हाई उसका लेवल हो, तो उसके जो ग्रुप की टास्क होगा, यानी जो टास्क की परफॉर्मेंस होगी उसके ग्रुप की, जिसको वो लीड कर रहा है, वो बहुत ही ज्यादा आपको अच्छे लेवल की नजर आएगी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी और उसके ग्रुप मेंबर्स बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे। ठीक है। ये चीज सामने आई थी, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हर टाइम पे ही ऐसा हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इट हैपेंस कि आपकी सिचुएशन इतनी टिपिकल होती है कि जिसके अंदर चीजें कंट्रोल नहीं हो रही होती या तरह तरह के मसले आ रहे होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज परफॉर्मेंस अच्छी होगी अगर ये दोनों स्ट्रक्चर हाई होंगे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये सामने आया है कि परफॉर्मेंस अच्छी ही होती है अगर एक लीडर जो है वो इन दोनों पर्सपेक्टिव्स में आगे हो। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज पे, जिसके अंदर हमारे पास दो बिहेवियरल डायमेंशन मजीद सामने आई जो कि एक लीडर फॉलो कर रहा होता है। तो सबसे पहली डायमेंशन इज एम्प्लॉय ओरिएंटेड। एम्प्लॉय ओरिएंटेड को हम ये भी कह सकते हैं पीपल ओरिएंटेड, यानी वो स्टाइल जिसमें एक लीडर का कंसर्न एम्फसाइजिंग की तरफ है टुवर्ड्स पर्सनल रिलेशनशिप, टुवर्ड्स हार्मनी, टुवर्ड्स वैल्यूज, टुवर्ड्स पीस, कि अगर उसका जो एम्प्लॉय है वो उसकी उन प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है, उसकी परेशानियां, उसकी यानी ही इज पीपल ओरिएंटेड, पीपल सेंट्रिक, के इंसानों के जो मसले होते हैं उसको डील करने वाला एटीट्यूड होना एक लीडर में, उसे हम कहते हैं एम्प्लॉय ओरिएंटेड होना। ठीक है। सेकंड इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जिसे हम अगले यानी दूसरे अल्फाजों में टास्क ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं, यानी एक लीडर जो कि टास्क ओरिएंटेशन वाले लेवल में आपको हाई नजर आएगा, तो वो टास्क अकम्पलिशमेंट के ऊपर एम्फेसाइज, उसका उसका जो एम्फेसिस होगा वो टास्क अकम्पलिशमेंट की तरफ ज्यादा होगा कि काम को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए। उसका इन्फ्लुएंस लोगों की प्रॉब्लम्स या लोगों की वैल्यूज या हार्मनी मेंटेन करना नहीं होगा, काम किस तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो सकता है उसका एम्फेसिस उस चीज के अंदर होगा। ठीक है। तो जो कंक्लूजन निकला यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज का, उसमें यही चीज सामने आई कि द लीडर्स हु आर हाई इन एम्प्लॉय ओरिएंटेशन, so their group productivity is higher and their and the chances of group satisfaction is also higher, कि जो people orientation की तरफ जिनका स्टाइल होता है उनकी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन उनकी ग्रुप की बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी प्रोडक्शन ओरिएंटेशन स्टाइल या आप कह लें डायमेंशन। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो आपके सामने ये एक मैनेजेरियल ग्रिड आपको नजर आ रही है। ये मैनेजेरियल ग्रिड बेसिकली बनाई गई कि जिससे हमें ये समझ आ जाए कि जो स्टाइल्स हमने अब तक पढ़े हैं, तो किस किस तरह के स्टाइल्स जो हैं वो एक लीडर यूज कर रहा होता है इन हिज लीडरशिप, वाइल इन द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप कौन कौन से स्टाइल्स वो उसके पास वो यूज कर सकता है। ठीक है।
तो ये जो मैनेजेरियल ग्रिड है आपके सामने, ये तो आपको दो फैक्टर्स नजर आ रहे होंगे जिसके ऊपर ये बेस कर रही है। अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे बात करें, जो कि आपका एक्स वाई एक्सिस कहलाता है, ये वाली साइड, इस पे कंसर्न फॉर पीपल वाला डायमेंशन रखी गई है जो हमें अभी हमने पढ़ी, ठीक है, यानी कि पीपल ओरिएंटेशन होना। और ये वाली जो, अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें, जिसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कह सकते हैं, उस पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन रखा गया है, ठीक है। हमारे पास जो ये स्केल है मैनेजेरियल ग्रिड का, इसमें 1 टू लेकर यानी 1 to 9 तक की डायमेंशंस को रेट यानी रैंक करने का तरीका 1 से लेकर 9 तक का है, ठीक है, 1 to 9। और इसमें वही दो फैक्टर्स यूज किए गए हैं जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ओरिएंटेशन यानी पीपल ओरिएंटेशन एंड टास्क ओरिएंटेशन, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस ग्रिड के 1 से लेकर 9 तक के कॉम्बिनेशंस बनाएं, तो इसके जो पोटेंशियल कॉम्बिनेशंस या कैटेगरीज बन सकती थी वो 81 बन सकती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, 1 का 1 के साथ, देन 1 का 5 के साथ, 6 का 7 के साथ, 6 का 1 के साथ, इस तरीके से अगर हम इसके इसकी ग्रुपिंग करते और इसके कॉम्बिनेशंस बनाते तो 81 कैटेगरीज बन सकती थी। लेकिन हमने फोकस किया है सिर्फ और सिर्फ 5 कैटेगरीज पे, इन 5 तरह की स्टाइल्स पे, जो कि एक लीडरशिप स्टाइल यानी लीडरशिप के प्रोसेस को उसके रोल के अंदर मौजूद होते हुए वो इन स्टाइल्स को फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम 1-1 स्टाइल की बात करें, 1-1 जिसमें लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है और लो कंसर्न फॉर पीपल है, तो उसे हम कहते हैं इम्पोविश्ड मैनेजमेंट, ठीक है, ये जो यहाँ पे मैं इंडिकेट करके भी आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद अगर हम 9 और 1 की बात करें, 9 और 1 का क्या मतलब हुआ, यानी हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड लो कंसर्न फॉर पीपल, तो हमारे पास बनकर आता है टास्क मैनेजमेंट स्टाइल, ठीक है। देन वी आर सेइंग कि अगर हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पे 5-5 की, यानी कि मीडियम कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड मीडियम कंसर्न फॉर पीपल, तो हमारे पास क्या बनकर आता है, मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट स्टाइल। इसी तरीके से अगर हम 1-9 की बात करें, जिसमें लो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, हाई कंसर्न फॉर पीपल है, तो हमारे पास क्या निकल कर आता है, टीम मैनेजमेंट स्टाइल। बल्कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम 1-9 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कंट्री क्लब मैनेजमेंट स्टाइल आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 9 और 9 की बात करें, 9 और 9, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, टीम मैनेजमेंट स्टाइल। जैसे अगर हम यहाँ से 1-9 की बात करें, तो कंट्री क्लब मैनेजमेंट में क्या हो रहा होता है, थॉटफुल अटेंशन टू नीड्स ऑफ पीपल फॉर सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, यानी कि आप जो है वो लोगों के प्रॉब्लम्स, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने के ऊपर आपका एम्फेसिस ज्यादा है, जो कि आपको लीड करते हुए नजर आता है टू अ फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन एटमोसफियर एंड वर्क टेम्पो, यानी ऐसे स्टाइल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का जो एक आपको कल्चर नजर आएगा वो बड़ा ही फ्रैंक और बड़ा ही स्मूथ सा नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो लोगों की वैल्यूज और रिलेशनशिप की ज्यादा अहमियत नजर आएगी। इसी तरीके से अगर हम 9 और 9 बात करें, तो यहाँ पे टीम मैनेजमेंट है, यानी आपको यहाँ पे वर्क यानी वर्क अकम्प्लिश्ड is for is from committed people, interdependence through a common stake in organization purpose leads to the relationships of trust and respect। लेकिन टीम के नाम से एक चीज वाजे हो रही है कि यहाँ पे हर चीज बैलेंस नजर आएगी आपको, यानी कि टीम वर्क भी है, यहाँ पे काम भी स्मार्टली मैनेज किया जा रहा होगा, और ग्रुपिंग की यानी क्रॉस ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे क्रॉस कल्चरल टीम्स बना दी जाएं, या यहाँ पे हर काम के अंदर कुछ ना कुछ ग्रुपिंग्स हो जिसके अंदर लोग मिल बांट के ही काम करेंगे, वन साइडेड अप्रोच नहीं होगी यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट है, ये 5-on-5 है, ठीक है। मिडल ऑफ द रोड मैनेजमेंट में क्या है कि एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज पॉसिबल थ्रू बैलेंसिंग द नेसेसिटी टू गेट आउट गेट द वर्क डन, ठीक है। आप दोनों तरीके से काम को मैनेज करें, टास्क ओरिएंटेशन भी रख रहे हैं, काम भी आप दे रहे हैं अगले को, और आप अगले के मसले मसाइल को भी डील करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी ये 5-on-5 पे, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे स्टाइल्स जो हैं वो बने हैं इन दोनों प्रेफरेंसेस के ही बेसिस पे, पीपल ओरिएंटेशन एंड टास्क ओरिएंटेशन के बेसिस पे। अब ये डिपेंड करता है एक लीडर पे कि वो कौन सा वाला स्टाइल जो है वो फॉलो कर रहा है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी लीडरशिप स्टाइल कि कौन सा स्टाइल किस कल्चर में या किस तरीके से सूटेबल है, या एक लीडर की प्रेफरेंस किस स्टाइल की तरफ है इन पांचों में से जो कि वो यूज करे। इस मैनेजरियल ग्रिड से हमें इस चीज का जवाब नहीं मिला कि एक लीडर का कौन सा स्टाइल सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, यानी एक परफॉर्मेंस किससे बेहतर आ सकती है, एक मैनेजर किस तरह इफेक्टिव हो सकता है, उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन हमें ये जरूर पता चला है कि एक लीडर कौन कौन से स्टाइल्स को अडेप्ट कर सकता है इन अ सिचुएशन, किस किस तरीके से वो सिचुएशन को इफेक्टिव बना सकता है इन स्टाइल्स को,
यूज करते हो?